आज मैं आप लोगों को नेशनल इनकम की यूनिट में चैप्टर नंबर 3 लेके चल रहा हूँ, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। जैसा कि अगर आप लोगों ने मेरे पिछले 2 वीडियोस देखे हों तो मैंने उनमें कई सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराए थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार आपको दोबारा से रिवाइज कराया जाए और अच्छे से क्लियर भी कराया जाए। थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़े से हमारे घुमाने वाले हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा ट्राई करना होगा अच्छे से समझ में आए। मैं भी ट्राई करूँगा आप लोगों की समझ में आ जाए, और आप लोग अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे आसानी से पूछ भी लें। जैसे मेरा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस चैप्टर में हम आखिर क्या क्या पढ़ेंगे उसको मैं पहले बता दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट, एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी एंड जीडीपी एंड वेलफेयर। ये मेरे पास सारे पॉइंट्स निकल के आएंगे, मैं पॉइंट बाय पॉइंट इनको क्लियर कराऊंगा। पिछले 2 वीडियो मैंने ऑब्जर्व किया कि थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी अलग थी, थोड़ा मैंने ट्राई भी किया, लेकिन मैं दोबारा फिर ट्राई करना चाहूँगा आप लोगों के लिए, जिससे कि आपकी समझ में आसानी से आ जाए, आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। अब हम आगे चलते हैं। आज आप लोगों को एक थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसके एग्रीगेट्स जो मुझे बताने हैं, रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं, हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तो कुछ फॉर्मूले हमें लिखने भी पड़ेंगे। तो आप लोग अपने पास एक नोटबुक और एक पेन, 2 चीज़ें लेके ज़रूर बैठें, क्योंकि तभी आप लोग इनको क्लियर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और जो भी कॉन्सेप्ट है आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे क्लियर करें। नेक्स्ट जो मेरा पहला कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ये वीडियो मेरा थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि जो मेरे पिछले 2 वीडियो उनको भी इंक्लूड करके इसमें बताऊं और आगे का भी थोड़ा सा टॉपिक लेके चलो। थोड़ा सा ध्यान से देखें। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट, तो 2 कंडीशन हो गई, एक फैक्टर इनकम हो गई और दूसरी हो गई नॉर्मल रेजिडेंट्स, जो कि इस टॉपिक में लिखा हुआ है। तो फैक्टर इनकम, और देखो नीचे अगर हम देखें, कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, दिस डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम कन्वेज 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास लेके चल रहे हैं। नेशनल इनकम इंक्लूड्स फैक्टर इनकम ओनली, एंड नेशनल इनकम इंक्लूड इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। तो 2 कंडीशन बन गई, एक तो फैक्टर इनकम और दूसरा बन गया नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। फैक्टर इनकम के बारे में मुझे बताना जरूरी नहीं लगता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। उससे पहले मैं कई बार बता भी चुका हूँ और बार बार यही वर्ड बार बार यूज भी होगा, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम 4 चीज़ों से बनेगी हमारे पास, चारों हमारे पास निकल के आएंगे। पहला कंपनसेशन, दूसरा रेंट, तीसरा इंटरेस्ट और चौथा प्रॉफिट। तो फैक्टर इनकम्स के लिए हमें ये चारों टॉपिक लेके चलेंगे। ये फैक्टर इनकम आर द पेमेंट्स मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम टू द हाउस होल्ड। मैंने आपको बताया था रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो रियल फ्लो में क्या कंडीशंस होती थी कि पहले हाउस होल्ड प्रोवाइड कराता था प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को, उसके बाद प्रोड्यूसिंग यूनिट्स किसको प्रोवाइड कराती थी, गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को। दूसरी कंडीशन में क्या है, मनी फ्लो में पहले जो हमारी सर्विसेज हैं उनके बदले प्रोड्यूसिंग यूनिट्स या फर्म हमें मनी को प्रोवाइड कराती थी, और उसके बाद हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेजेस करते थे। तो यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, भाई किसी के हम काम कर रहे हैं, वेजेस है, सैलरी है, बोनस है, इनको सब मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें। दूसरा रेंट, तीसरा इंटरेस्ट, चौथा प्रॉफिट। देखो साफ लिखा हुआ है, रेंट का मतलब रिसीव बाय द हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर लैंड। भाई रेंट है, मैंने किसी की जगह उधार ली, उस पर वहाँ पे कोचिंग चला रहा हूँ, या मैं पढ़ा रहा हूँ, या मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, उस जगह को लेके बिल्डिंग मैंने ली, तो वहाँ पे रेंट मुझे देना पड़ेगा। इंटरेस्ट, किसी से पैसा उधार लिया, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर मैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल दे रहा हूँ तो मैं अपना उसमें से प्रॉफिट भी लूँगा। ठीक है।
जैसे अगर आजकल आप देखो तो मूवीज़ में कंपनसेशन भी एक्टर्स कंपनसेशन भी लेते हैं और प्रॉफिट में भी शेयरिंग करते हैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के लिए। नेक्स्ट, फैक्टर इनकम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर इनकम। ये क्लियर है क्योंकि हमेशा फैक्टर इनकम ही इंक्लूड की जाएगी, फैक्टर पेमेंट्स ही इंक्लूड किए जाएंगे, ना कि ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम होती है यूनिलेटरल या वन साइडेड, इनका कॉन्सेप्ट होता है, और वन साइडेड मतलब चैरिटी या डोनेशन है एक्सेट्रा, अनअर्न्ड इनकम, इस पर हम इनको बोलते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नॉर्मल रेजिडेंट्स आता है। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। ए नॉर्मल रेजिडेंट्स इज सेड टू बी वन फर्स्ट हु ऑर्डिनरली रिजाइड्स इन द कंट्री कंसर्न एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। दो कंडीशन, एक तो ऑर्डिनरी वो वहाँ पे रहने वाला हो, दूसरा उसका इकोनॉमिक सेंटर, उसका इकोनॉमिक टर्म्स एंड कंडीशंस, रहने की, खाने की, कंजप्शंस करने की, स्पेंडिंग करने की, और एक्युमुलेशंस जिसको कहते हैं, एकोमोडेशंस जिसको कहते हैं, रहने के लिए वो वहीं पर लगी हुई हो। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं। ए पर्सन रिजाइडिंग इन ए कंट्री फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर is taken as ordinarily residing in that country. This person may or may not be citizen of that country. जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पे सिटीजन हो, उसका नागरिक हो, नागरिकता ली जाती है, सिटीजनशिप जिसको हम कहते हैं। ए पर्सन इज सेड टू हैव हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन ए कंट्री when he carry out all economic activities such as production, consumptions or investment in that country. Next, मेरे पास इन दोनों का डिफरेंसेस है। ये डिफरेंस बहुत इजी है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है फोकस जोन में, थोड़ा सा हमें ध्यान भी देना होता है। जैसे अपना इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया बोला जाएगा। इंडियन है, वर्किंग कहाँ कर रहा है? फॉरेन एम्बेसीज में, लेकिन इन इंडिया में काम कर रहा है। इंडियंस एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे फॉरेन एम्बेसीज इंडिया में बनी हुई है, ऐसी WHO के भी ऑफिसेज यहाँ पे बने हुए हैं, तो उनमें ही काम कर रहा है। लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इंडिया, लोकल पीपल भी मतलब वो इंडियंस से मतलब हो गया यहाँ से। एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो किसके लिए काम कर रहा है? इंडिया के लिए। इस तरीके से इसके अपोजिट देखेंगे तो NRI से रिलेटेड बन के आ जाएंगे, जो आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टॉपिक आता है, कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। देखो जनरली एक सी चीज़ है, हमें कोई आप परेशानी नहीं आती है कि हम डोमेस्टिक और नेशनल इनकम को ज़्यादा, केवल हम ये देखेंगे हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज कहाँ हैं और उनका इकोनॉमिक सेंटर्स कहाँ से लाई कर रहा है, इस चीज़ को भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, आखिर इंडियंस कोई बाहर से भी काम करके ला रहा है तो वो इंडियन की इनकम में जुड़ेगा, इंडियंस की नेशनल इनकम में जुड़ेगा। जैसे एट द मैक्रो लेवल द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इज यूज्ड बोथ एज डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट एंड ए नेशनल कॉन्सेप्ट। व्हेन यूज्ड as a domestic concept we call it domestic income, and when used as a national concept we call it national income। नॉर्मल सी बात है भाई, डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं तो डोमेस्टिक इनकम, नेशनल कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं तो नेशनल इनकम। बोथ डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम इंक्लूड द 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फैक्टर्स इनकम वाइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। मैंने पहले ही बताया है, इसमें कोई ऐसा मैटर नहीं है, ये 4 पॉइंट हमारे चलेंगे ही चलेंगे। लेकिन अंतर क्या आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम में और उसमें अंतर क्या आएगा? ये केवल अंतर इतना आएगा कि डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, नो मैटर हु जनरेटेड। ये कोई मतलब नहीं है कौन जनरेट कर रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट कोई भी करे, हमारी कंट्री के, हमारी टेरिटरी के अंदर कर रहा है तो वो हमारी इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, डोमेस्टिक इनकम में, घरेलू इनकम में, घरेलू आय में उसको जोड़ा जाएगा। अब नेशनल इनकम बात आती है, इसमें ये देखा जाएगा अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, है ना, नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड, उससे मतलब नहीं है। जो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है वो कमा रहा है, अब वो चाहे इंडिया में कमाए चाहे अमेरिका में जाके कमाए, कमा के ला के यहाँ ला रहा है तो वो नेशनल कॉन्सेप्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नेशनल कॉन्सेप्ट। मीन्स डोमेस्टिक इनकम वो होगी कि इंडिया वाला तो कमा ही रहा है,
बाहर वाला आके यहाँ एनआरआई जो है, नॉट रेजिडेंट इन इंडिया जिसको हम बोलते हैं, बाहर वाला आके भी यहाँ कमा रहा है, तो वो इंक्लूड हो जाएगा डोमेस्टिक इनकम का। साफ साफ बोला है, नो मैटर हु जनरेटेड, नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स। अब नेशनल इनकम में भी यही सिस्टम है कि नॉर्मल रेजिडेंट है वो चाहे इंडिया में कमा रहा है, चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी में कमा रहा है, उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज में कमा रहा है, या आउटसाइड कमा रहा है, कमा तो रहा है, तो वो नेशनल कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री क्या होती है? इन कॉमन लैंग्वेज, द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इज अंडरस्टूड टू मीन पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ ए नेशन, बट इन इकोनॉमिक्स इट रेफर्स टू इकोनॉमिक टेरिटरी विच इज ए मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन पॉलिटिकल टेरिटरी। यूनाइटेड नेशन ने बता रखा है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जोग्राफिकल टेरिटरी। जोग्राफिकल टेरिटरी बोली जाती है जैसे हमारे इंडिया के बाहर भी, इंडिया की सीमाओं से लगे हुए, इंडिया की जो बाउंड्रीज है उनसे लगे हुए समुद्र हैं, उन समुद्रों में भी अपनी एक लिमिट्स है, एक सीमाएं हैं। टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ए गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्री। गुड्स और कैपिटल, अपनी वस्तुएं, अपनी धन पूंजी अपनी फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं। ये ज़्यादा टॉपिक क्लियर नहीं, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आसानी से क्लियर हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम, सीधा सीधा सिस्टम है, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, एक फॉर्मूला सीधा बन जाता है। डोमेस्टिक इनकम इजकल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसको बोलते हैं NFIA। NFIA, निफिया भी बोल देते हैं बहुत से लोग, पर मुझे नहीं अच्छा लगता है, केवल NFIA बोलिए, NFIA, ठीक है। इजकल टू नेशनल इनकम, इजकल टू नेशनल इनकम। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, फोकस जोन में जाके देखिए, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इजकल टू नेशनल इनकम। और नेट फैक्टर ये आप एक नोट्स तैयार कर सकते हैं, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इजकल टू नेशनल इनकम। NFIA क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास नेट फैक्टर इनकम टू फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। अगर देखो डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA है तो नेशनल इनकम है, अगर NFIA का 2 वाला पार्ट आ रहा हो, मीन्स माइनस में आ रहा हो, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आ रहा हो, तो माइनस हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारे पास डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट का आइडेंटिकली कॉन्सेप्ट, बिल्कुल डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसीलिए हम नेशनल इनकम इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ये आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। अगला पॉइंट, ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिसमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, ये वाला टॉपिक जब मैंने बताया था तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। कुछ भी हो, देखो अगर आप चाहो तो इनको इजी तरीके से लिख भी सकती हो। GDP माइनस डेप्रीशिएशन इजकल टू NDP। देखो पहला पॉइंट लिखा है G, और ध्यान से समझ लो, पहला पॉइंट लिखा है G और फिर लिखा है D, फिर लिखा है P, और उसमें से हमने क्या माइनस किया है? डेप्रीशिएशन। इजकल टू क्या बन के आया है? NDP। मतलब देखो DP बिल्कुल सेम है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिल्कुल सेम। G से मुझे N बनाना है, ग्रॉस से मुझे क्या बनाना है? नेट। तो मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? डेप्रीशिएशन, और कोई भी चेंज नहीं है। इसी का अपोजिट कर दो। अपोजिट कैसे करेंगे कि भाई NDP होगा तो उसमें डेप्रीशिएशन जोड़ना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? GDP। अगर GDP में से NDP घटा देंगे तो क्या निकलेगा? डेप्रीशिएशन। बहुत इजी कॉन्सेप्ट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और एंड एट फैक्टर कॉस्ट। देखो जब तक गवर्नमेंट इंक्लूड नहीं हो रही तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 सेक्टर है हमारे पास, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर, दोनों सेम हो गई। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर इंक्लूड हो जाता है तो वो टैक्स लगा देता है। क्या लगा देता है? टैक्स। तो मतलब GDP GNP मेरे अकॉर्डिंग तो एक हो गई, लेकिन तब तक है जब तक प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर हो, जब तक गवर्नमेंट सेक्टर उसमें इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन अगर
अगर मेरे पास मार्केट प्राइस को मुझे निकाल के लाना पड़ेगा तो मुझे उसको क्या बनाना पड़ेगा, डोमेस्टिक को नेशनल इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस पे लेके जाना पड़ेगा। तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट टैक्स वाला। जैसे देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ध्यान से समझना, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मींस डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में तो डिफरेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि एनएफआई उसमें इंक्लूड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्यों नहीं होगा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट सो लॉन्ग एज वी आर कंसीडरिंग टू सेक्टर इकोनॉमी ओनली including producer sector and household sector. There is no government sector in the economy, implying that there are no taxes or subsidies related to production of goods and services. जैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, जैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर इंक्लूड होगा, taxes and subsidies start playing their role and domestic product at market price and domestic product factor को become different aggregates. दोनों aggregates different हो जाएंगे। तो बेटा टैक्सेस क्या होती हैं और सब्सिडीज क्या होती हैं। मुझे अगला पॉइंट जब मैं लिखूंगा तो एक फॉर्मूला लिख लो आप, मार्केट प्राइस से मुझे फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो एमपी हो गया मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। क्या बन के आ गया, फैक्टर कॉस्ट। बड़ी आसानी से समझ में आ सकता है, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है। देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो, चाहे वो ग्रॉस हो चाहे वो नेट हो, मैटर नहीं करता है, उसमें से एनआईटी माइनस कर दो तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस पर निकल आएगा, फैक्टर कॉस्ट पे। देखो एट मार्केट प्राइस ऊपर लिख रहा है, फिर एनआईटी माइनस किया और फैक्टर कॉस्ट आ गया, है ना। तो एनआईटी कैसे निकालते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। पांचवा पॉइंट हमारे पास आ रहा है एग्रीगेट्स। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, मैं इनको नहीं क्लियर करूंगा, इनको तो क्लियर बड़े आसानी से हो जाती है। जीडीपी एमपी साफ साफ लिखा हुआ है, जीडीपी एमपी मतलब पूरा उसका वर्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। अब देखो इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन, ग्रॉस का मतलब क्या है, उसमें डेप्रीशिएशन जुड़ी हुई है। उसका अगला भैया आ रहा है दूसरा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, सेम कंडीशन है, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन कर देंगे। मतलब ग्रॉस से मुझे क्या बनाना है, नेट, तो मुझे क्या माइनस करना है, डेप, बात खत्म। तीसरा पॉइंट जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वहां कौन सा था, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ कौन सा है बेटा। तो अब डोमेस्टिक में मैंने देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है जीएनपी, जीएनपी मतलब नेशनल प्रोडक्ट, तो इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए। तो ये पहले ही मैं क्लियर कर चुका हूं, तो बहुत ज़्यादा टिपिकल कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, इनको अगर हम देख सकें। अब जीडीपी हमें लेके आनी है, देखो जीडीपी एफसी लिखा हुआ है फैक्टर कॉस्ट, तो देखो जी ग्रॉस है तो डेप्रीशिएशन आ रही है, तो लास्ट पॉइंट पर डेप्रीशिएशन। डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है तो कंपनसेशन, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, बात खत्म हो गई, कोई ज़्यादा ऐसी परेशानी की बात नहीं है। नेक्स्ट, इस तरीके से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। मेन ध्यान रखना, आप एनएनपीएफसी को नेशनल इनकम बोलते हैं, एनएनपीएफसी को नेशनल इनकम और एनडीपीएफसी को डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे। ये पूरा एक फोकस जोन बना हुआ है, आप अगर देखना चाहें एक चार्ट। तो ये मेरे कॉन्सेप्ट हुए। अब इन कॉन्सेप्ट के बाद मेरा अगला टॉपिक आता है बेटा नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल एंड रियल जीडीपी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, और पेपर के अंदर जब क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और केवल फॉर्मूला पुट करो, आंसर ले आओ। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, बहुत आराम आराम से समझना है। नॉमिनल जीडीपी, इट रेफर्स टू जीडीपी एट करंट प्राइस। ध्यान से समझना, लाइन क्या लिखी हुई है, इट रेफर्स टू जीडीपी एट करंट प्राइसेस। It is the market value of the final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year. Market value of final goods and सब कुछ वही लिखा हुआ है, as estimated using the current year price। कौन से प्राइस पर, करंट ईयर प्राइस पर। बात आई समझ में, हमें करंट ईयर प्राइस पर लेकर चलना है। करंट ईयर प्राइसेस आर द प्राइसेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द
ईयर ऑफ एस्टिमेशन। भाई जो हमारे पास एक, जब हम इसको वैल्यू करेंगे तो करंट ईयर जो प्राइस है आर द प्राइसेस ऑफ प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एस्टिमेशन। हमने जो एक अकाउंटिंग ईयर जो हमने लिया है, जो हमने एक ईयर एस्टिमेट जिसमें हम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड होके करना है। मींस हमें करंट प्राइस लेके चलना है। क्या लेके चलना है? करंट प्राइस। नॉमिनल का मतलब मौद्रिक जीडीपी हमारे पास लेके चलनी पड़ती है। जैसे Q फॉर, इसमें देखो नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला है Q इंटू पी। देखो Q फॉर क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर और प्राइसेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। जिस ईयर, मतलब जो हमने ईयर लिया है उस ईयर से हमें मतलब रहेगा, मतलब जो प्राइस है उसका मल्टीप्लाई हमने कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा पॉइंट आएगा। आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। द एबव इक्वेशन सो that nominal GDP can increase when there is increase in either Q और P। नॉमिनल जीडीपी हमारे पास कब बढ़ेगी, कब बढ़ सकती है? जब या तो क्वांटिटी बढ़े या प्राइस बढ़े। इफ इट इंक्रीज ओइंग टू इंक्रीज इन क्वांटिटी, मतलब प्राइस हमारा कांस्टेंट रहे, इट शोज इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी। ऑन द अदर हैंड इफ इट इंक्रीजेस ओइंग टू इंक्रीज इन पी, मतलब क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट रहे, इट शोज नॉमिनल जीडीपी ओइंग टू इंक्रीज इन द जनरल प्राइस। तो किसकी वजह से बढ़ रही है? जनरल प्राइस लेवल की वजह से। मतलब हमारे पास क्वांटिटी तो सेम रही, प्राइस बढ़ गए, और प्राइस बढ़ गई तो हमारे पास जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। इट इज नियरली ए मॉनेटरी इंक्रीज इन जीडीपी। ये क्या बताता है? मौद्रिक जो उछाल आता है, जो बढ़ जाती है, ठीक है, जीडीपी में वृद्धि बता रहा है हमारे पास। इसका इंक्रीज इन जीडीपी एंड इज ऑफ लिटिल सिग्निफिकेंस, मतलब इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं होता है, इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं होता है। इट डज नॉट कॉज एनी इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि भाई क्वांटिटी बढ़ी नहीं। जब क्वांटिटी बढ़ी नहीं है तो तुम प्राइस बढ़ा के यानी कितना बढ़ा लोगे जीडीपी को, उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे तो इसका कोई जीडीपी पे कोई फायदा, महंगाई बढ़ती चली जाएगी तो इसका जीडीपी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, फायदा नहीं होता है। इट ओनली कॉज मनी इलेशंस, द इलेशंस ऑफ ए हायर मार्केट वैल्यू ऑफ गिवन आउटपुट। इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये हमारी हायर वैल्यू कर देता है, ठीक है, मतलब वैल्यू बढ़ा दी, क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी बढ़ नहीं रही, क्वांटिटी तो उतनी रख रखी है, वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब ये क्या हो गई? नॉमिनल जीडीपी। ये हमारे पास बहुत नुकसान वाली बात हो जाती है, ये हमारे जनरल प्राइस लेवल को बढ़ा देती है। अगला पॉइंट है रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी इट रेफर टू जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस। इट रेफर, देखो नॉमिनल क्या था? करंट प्राइस। ये कौन सा प्राइस है? कांस्टेंट, मतलब प्राइस तो वही रहेगा, अभी मैं आपको इसकी एक टेबल समझाऊंगा, जब इनके आगे के टेबल्स आएंगी तो बड़ी आसानी से समझ जाओगे। इट रेफर टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स। सेम वही चीजें लिखी होंगी, बस वहां क्या लिखा था? करंट प्राइस। यहाँ क्या लिखा है? मतलब नॉमिनल जीडीपी में हम करंट प्राइस देखते हैं, रियल जीडीपी में हम क्या देखते हैं? कांस्टेंट प्राइस। अब अगर करंट प्राइस बढ़ गए, क्वांटिटी बढ़ी नहीं, तो ये हमारे लिए क्या फायदा है? हमारे तो प्राइस लेवल बढ़ा रहा है। हाँ, क्वांटिटी बढ़ेगी और कांस्टेंट प्राइस रहेंगे तो ये बेटर कंडीशंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल से पॉइंट्स आ जाएंगे, आसानी से आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास देखो टेबल दे रखी है, देखो साफ लिखा हुआ है। अगर मैं आपको एक बार थोड़ा सा बैक करके लेके चलूं, द एबव इक्वेशन शो दैट रियल जीडीपी इंक्रीज ओनली व्हेन क्यू इंक्रीज। रियल जीडीपी कब बढ़ती है? जब हमारे पास क्वांटिटी बढ़े, सिंपली बिकॉज पी इज कांस्टेंट, सो दैट व्हेन रियल जीडीपी इंक्रीज देयर इज एन इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। देखो भाई रियल जीडीपी होगी, बढ़ेगी तो हमारे पास क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी तो हमारे पास कंडीशंस क्या होंगी? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी हमारे बढ़ेंगे। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, हायर द लेवल ऑफ रियल जीडीपी ग्रेटर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। भाई जितनी ज़्यादा रियल जीडीपी बढ़िया होगी
रियल जीडीपी बढ़ेगी उतना हमारी कंट्री के लिए बेनिफिट होगा। साफ लिखा हुआ है, इम्प्लाइंग दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड इम्प्रूव। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी? मीन्स नॉमिनल जीडीपी, तुम प्राइस बढ़ा के जनरल प्राइस लेवल बढ़ा रहे हो, उससे तुम क्या बढ़ा लोगे भाई? जो गरीब है गरीब रह जाएंगे, अमीर तो वैसे भी सब कुछ ले लेते हैं। लेकिन रियल जीडीपी में क्या होता है कि हमारी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती है। क्वांटिटी बढ़ने से अगर हमारी जीडीपी बढ़ रही है तो वो एक कंट्री के लिए बेनिफिशियल है। इज इट क्लियर? तो वहाँ पे क्या है, करंट प्राइस पे चल रहा है। नॉमिनल जीडीपी किस पे चल रही है? करंट प्राइस पे। रियल जीडीपी किस पे चल रही है? कांस्टेंट प्राइस पे। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान, देखो बड़े आसानी से एस्टिमेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी, देखो बड़ा 2011-12 देखो, 2018-19 देखो, 2011-12 और 2018। व्हीट क्लोथ शुगर ऊपर भी है, व्हीट क्लोथ शुगर नीचे भी है, 20-105, 20-105 सब नीचे है। अब देखो नॉमिनल जीडीपी में हम करंट प्राइस पे लेके चलेंगे। किस पे लेके चलेंगे? करंट प्राइस। तो 2011-12 में क्या कंडीशन थी? 100 क्या कंडीशन थी? 100 पर टन, 5 पर मीटर, 500 पर टन। तो हमारे पास ये आराम से समझ में आ सकता है। और जीडीपी एमपी मतलब मल्टीप्लाई कर लोगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। 2500, 2500, 5000 हो गए। अब प्राइस लेवल बढ़ा दिया, मतलब क्वांटिटी तो उतनी रखी और हमारे पास प्राइस लेवल बढ़ गया। तो बेटा ये हमारे लिए क्या हो गया? प्राइस लेवल हमारी हाई हो गई। देखो पहले 100 था, 1000, 5 था, 20 हो गया, 500 था, 1600 हो गया। कितना बढ़ गया? पहले 5000 था, अब वो जो चीज़ 5000 मिल रही थी अब कितने मिल रही है? 30,000 में। जनरल प्राइस ये नुकसान वाली बात हो जाती है। ऐसी दूसरा पॉइंट इसका अपोजिट, अगर ज़्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है, अगर देखो क्लियर दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि अगर कोई एक बार जनरल तरीके से भी पढ़ ले तो बड़े आसानी से बढ़ेगा। देखो सेम कंडीशन है, 20, 105, 20 से 30 कर दिया, 100 से 200 कर दिया, 5 से 10 कर दिया, मतलब क्वांटिटी बढ़ गई। क्वांटिटी बढ़ गई तो हमारी रियल जीडीपी हो गई। और रियल जीडीपी और प्राइस सेम रहा, प्राइस हमारा क्या है? कांस्टेंट रहा। अब इससे हमारे पास जीडीपी देखी हमने, तो पहले 5000 अब 9000। तो जीडीपी राइजेस फ्रॉम 5000 करोड़ टू 9000 करोड़ इवन व्हेन प्राइस लेवल इज कांस्टेंट। हियर राइज इन रियल जीडीपी इज ड्राइवन एक्सक्लूसिवली बाय द राइजेस इन आउटपुट। किसकी वजह से? आउटपुट की वजह से। और जीडीपी जब आउटपुट की वजह से बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, दोबारा फोकस जोन में सब कुछ यही दे रखा है, ऐसा कुछ अब खास पॉइंट है नहीं है। आगे पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। फॉर्मूला याद कर लीजिए। रियल जीडीपी क्या होती है? कांस्टेंट प्राइस पर होती है। कांस्टेंट जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इक्वल टू जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ठीक है, बस हमें इतना ही ध्यान रखना है। 100 का मल्टीप्लाई करके, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है 2011 में जीडीपी 100 करोड़, 2019 में 200, प्राइस इंडेक्स 100 to 400 विद इन द सेम पीरियड। जीडीपी करंट प्राइस हमें कन्वर्ट करनी है, आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। 200, 400, 200 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 400। नॉमिनल जीडीपी हम कैसे निकालेंगे? नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। तो जैसे नॉमिनल जीडीपी दे रखा है, इफ रियल जीडीपी 240, प्राइस इंडेक्स 120, वेरी इजी कॉन्सेप्ट हो जाता है। ये जब आता है तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, बड़े प्यार से हो जाता है। अब एक नंबर के हमारे यहाँ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं तो आसानी से आने के 100% चांस रहते हैं, आएगा ही, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जीडीपी डिफ्लेटर हम निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? जीडीपी एट करंट प्राइस और अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो करंट प्राइस कौन सा हो गया बेटा? नॉमिनल, और कांस्टेंट प्राइस कौन सा हो गया? रियल। तो हम नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 भी इसको शो कर सकते हैं, जैसे नीचे दे रखा है सॉल्यूशन में। क्लियर? अब जीडीपी एंड वेलफेयर, अगला पॉइंट है जीडीपी एंड वेलफेयर। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, बहुत आसानी से, मतलब जीडीपी क्या है और इसका वेलफेयर किस तरीके से। तो रियल जीडीपी इज कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। देखो बार बार वही वाली बात आ रही है, नॉमिनल जीडीपी किस पर निकल रहा है? करंट प्राइस पर। रियल जीडीपी किस पर निकल रहा है? कांस्टेंट प्राइस पर। रियल जीडीपी हमारे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा रही है, तो वही तो आगे इम्प्लाई करी जाएगी, इम्प्लीकेट की जाएगी। वेलफेयर ऑफ द पीपल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। भाई
तब पता पड़ेगा, वेलफेयर तो तब पता पड़ेगा कि जब हमारा प्रोडक्ट बढ़े। प्राइस बढ़ाने से तो कुछ भी कर लो, अब जैसे मार्केट में जब कमी हो जाती है तो प्राइस बढ़ता है, तो लोग अपने आप कम खरीदने लग जाते हैं, तो अवेलेबिलिटी होने लग जाती है। लेकिन प्राइस तो तुम वही रखो, अवेलेबिलिटी करो, मीन्स प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन करोगे तो हमारे पास वेलफेयर ज़्यादा होगा। तो इंक्रीज इन रियल जीडीपी मीन्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, दिस मीन्स ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड गुड्स पर पर्सन इम्प्लाइंग हाइयर लेवल ऑफ वेलफेयर। मैंने अभी जो बात बोली बेटा वही चीज़ यहाँ पे आ गई, कुछ भी अलग नहीं है। इट इज नोन एज सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण बोला जाता है। भाई तुम प्रोवाइड कराओ मार्केट में, तुम सोशल वेलफेयर कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? पैसे बढ़ा के तो हमको हर कोई कर लेगा, लेकिन बिना पैसे बढ़ाए और तुम प्रोडक्शन ज़्यादा दे रहे हो मार्केट में और कंपटीशन दे रहे हो, जिससे कि जो कस्टमर्स हैं उनके बीच में आसानी से वो अवेलेबल हो जाए, तो वो सारी चीज़ें निकल के आती हैं। अब लेकिन लिमिटेशंस क्या है? बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशन रिलेटेड टू पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर। देखो अब यहाँ देखो, किसी चीज़ के फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। अब देखो नुकसान क्या है बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर, और वी कैन से दैट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके ये 3 और 4 पॉइंट्स इसके आएंगे जो इसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। रिलेटेड, we can say that there are certain limitation related to GDP as an index of social welfare. These are as under distribution of income. ध्यान से समझना है, बहुत आसानी से। ये लास्ट टॉपिक है मेरा, थोड़ा वीडियो मेरा ये लंबा तो जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने दोबारा भी इसे पूरा शुरू से अब तक किया है, तो आसानी से आप समझ सकते हो। इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न्स अनइक्वल, GDP growth failed to reflect a rise in social welfare। भाई अगर हमारे पास जो इनकम है वो हमारे पास क्या है, जो बदलती रहती है, मतलब अनइक्वल, असमान तरीके से बढ़ रही है, असमान तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा असमान हो जाती है, एक अनइक्वल कंडीशन, रिफ्लेक्ट ए राइज इन सोशल वेलफेयर, तो ये हमारे पास वृद्धि नहीं हो सकती, हमारे सोशल वेलफेयर को नहीं कर सकती। इसका मतलब वाइल इंडिया इज फेसिंग दिस सिचुएशन एट प्रेजेंट, इंडिया सबसे ज़्यादा ये परेशानी झेल रहा है। वाइल पर कैपिटा जीडीपी इज राइजिंग, स्टारवेशन डेथ्स आर हिटिंग द हेडलाइंस मोर ऑफन देन इवन बिफोर। मीन्स एक देखो, अगर हम देखें, भले ही हमारे पास वस्तुओं की या जो हमारे पास सेवाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, वो हमारे पास पहले से ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बाद भी एक छोटा भाग, जो जनसंख्या है, जो हमारी पॉपुलेशन है, वो थोड़े ही लोग उसको रिकवर कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। मीन्स इन दोनों के बीच में जो हमारे गरीब हैं और जो अमीर हैं, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। मीन्स भले ही हमारे पास जीडीपी में वृद्धि हो रही है, लेकिन कभी भी जो हमारे साफ साफ लिखा हुआ है, वाइल पर कैपिटा जीडीपी इज राइजिंग, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, starvation deaths and are hitting the headlines more often than even before। लेकिन जो भुखमरी वगैरह की जो हेडलाइंस हैं, जो शीर्षक हैं, भुखमरी, डेथ, इनके कारण से जो मर रहे हैं, उनके कभी भी न्यूज़पेपर में नहीं छपे हैं। कारण जो हमारा क्या है कि जो हमारी इनकम है वो क्या है, अनइक्वल। भाई जीडीपी तो बढ़ी हुई दिखा देते हैं सब, लेकिन क्या है कि जो गरीब लोग भुखमरी की वजह से मर रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान हो जाता है, वो कोई नहीं शो करता है। वो शो करेंगे तो अपने देश की कंडीशंस बिगड़ी हुई दिखेगी इस वजह से। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, भाई उसकी रचना क्या है, जीडीपी की रचना क्या है? कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड। मीन्स जरूरी नहीं है कि वो एक वेलफेयर कंडीशंस वाली हो, कल्याण वाली हो, ऐसा नहीं हो सकता है।
एग्जाम्पल, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स डज नॉट लीड टू एनी डायरेक्ट इंक्रीज इन वेलफेयर ऑफ पीपल। देखो, भले ही हमारे पास रियल जीडीपी का मतलब होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं या हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब वो डिफेंस में चले जाएं तो डायरेक्टली हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है उससे? तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो जीडीपी हमारी बढ़ रही है तो वो इसका सीधा सीधा वेलफेयर, सोशल वेलफेयर हो जाए। नेक्स्ट, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज इन रूरल इकोनॉमीज वाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज स्टिल प्रिवेल्स टू सम एक्सटेंट। अभी ख़त्म नहीं हुई है, जो वाटर सिस्टम है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। पेमेंट्स फॉर फार्म लेबर आर ऑफन मेड इन काइंड रेदर देन इन कैश। काइंड मतलब हम सामानों में देते हैं, जैसे बहुत से गांव में गए, आलू के खेत हैं, आलू के खेत में काम कर रहे हैं तो उन्होंने आलू हुए तो आलू पकड़ा दिए, गेहूँ हुए तो गेहूँ पकड़ा दिए। ऑल सच ट्रांजेक्शन रिमेन अनरिकॉर्डेड, ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती हैं। दिस कॉज अंडर estimation of GDP to the extent of GDP remain underestimated. It remains an inappropriate index of welfare. तो ये अनुपयुक्त हो जाता है, उपयुक्तता खो बैठता है। एक्सटर्नलिटीज, बाह्यताएं, जो इनकी बाह्यताएं क्या हैं? एक्सटर्नलिटीज रेफर टू गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ एन इकोनॉमी। एक गुड इम्पैक्ट और एक बैड इम्पैक्ट मीन्स without paying the price of penalty for that. There are both positive and negative externalities. Positive क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज मतलब हमारे पास प्लस में क्या है, माइनस में क्या है, पॉजिटिव क्या आ रही है, हमारे पास फायदे की क्या है। व्हेन फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स मेंटेन्स ए ब्यूटीफुल गार्डन एंड मिस्टर वाई नेवर, जो पड़ोसी है, एंजॉय। भाई मिस्टर एक्स ने तो अपना एक बना लिया, एक गार्डन बना दिया, लेकिन उसमें एंजॉय कौन कर रहा है? बाई कर रहा है। ये पॉजिटिव है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, लेकिन इट एड्स टू वेलफेयर टू मिस्टर बाई बट ही डज नॉट पे फॉर इट। उसके लिए फायदे वाली चीज़ तो हो रही है, ऐड तो कर रहा है, लेकिन वो उसके लिए कुछ पे कर रहा है। ऐसी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी अगर व्हेन फॉर एग्जांपल स्मोक एमिटेड बाई फैक्ट्रीज कॉजेज एयर पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इज ड्राइवन इनटू रिवर्स कॉजिंग वाटर पॉल्यूशन। भाई हमारे पास एयर पॉल्यूशन के लिए हमने बता दिया, जो फैक्ट्री से धुआं वगैरह निकलता है, और वाटर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट इज ड्राइवन इनटू रिवर्स कॉजिंग वाटर पॉल्यूशन, इट कॉज ए लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर, ये लॉस। बट मोस्ट फार्मर डू नॉट पे द पेनल्टीज। GDP fails to account for the impact of positive and negative externalities on social welfare, hence it is an inappropriate index of welfare। तो ये हमारे पास इसको कैलकुलेट नहीं कर पाती है, तो वो ये हमारे पास अंडर एस्टिमेशंस में आ जाती है। इसके बाद बेटा ये हमारे पास यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है, ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। अगर आपको कुछ भी परेशानी हुई हो तो आप मुझे मैसेज करें और कॉल कर सकते हैं, और अपना कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिख दें। आपके अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकती हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।